Good morning, students. We have completed up till the main or the principal documents which is required in export and the auxiliary documents which is required in export. Now coming to the next topic, that is import documents. These are that documents which will be required in import trade. These documents are made by importers and बाय द इम्पोर्टर्स कंट्री. अभी तक जो हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े वो थे प्रिंसिपल या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि एक्सपोर्ट ट्रेड में ज़रूरत होती है, या फिर ऑक्सिलरी मतलब नॉट सो इम्पॉर्टेंट, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने वाले कौन थे? एक्सपोर्टर. इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स में अब हम वो डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे जो इम्पोर्टर या इम्पोर्टर्स कंट्री की तरफ से डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग इम्पोर्ट ट्रेड. So the very first is bill of entry. I have also told you कि what is bill of entry. This bill is for custom clearance. When the goods or the products will be reached in the importer's country, this bill of entry will be made by the importer. Here you can see that it is written, this document is prepared by the importer when he gets information about the arrival of goods at port. This document contains the details of goods such as number, quantity, price, weight, etc. so that the custom duty can be calculated. तो आपको अगर याद हो तो जब हम इम्पोर्टर या इम्पोर्ट प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक पॉइंट देखा था, अराइवल ऑफ गुड्स. इसमें हमने आपको ये बताया था कि जैसे ही इम्पोर्टर्स कंट्री में गुड्स या प्रोडक्ट हमारा अराइव हो जाएगा, उस कंट्री में आ जाएगा, तो सबसे पहले शिप का कैप्टन किसको इन्फॉर्म करता है? डॉक ऑफिसर को. डॉक ऑफिसर को जैसे ही पता चलता है कि गुड्स हैज़ बीन अराइव्ड इन द इम्पोर्टर्स कंट्री, तो सबसे पहले वो क्या बनाता है? इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, जिसमें वो सारी डिटेल्स और रिकॉर्ड्स होते हैं कि येस द गुड्स हैज़ बीन अराइव्ड. उसके बाद डॉक ऑफिसर ही इम्पोर्टर को इन्फॉर्म करेगा. क्या इन्फॉर्म करेगा? कि योर गुड्स और योर प्रोडक्ट्स हैज़ बीन अराइव्ड इन द कंट्री. जैसे ही इम्पोर्टर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है डॉक ऑफिसर की तरफ से कि उसका गुड्स या उसका प्रोडक्ट अराइव हो चुका है, आ चुका है उसकी कंट्री में, तो सबसे पहले वो क्या बनाता है? बिल ऑफ एंट्री. यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या होता है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट या इम्पोर्ट ट्रेड में सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एंट्री. उसी को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज़ बिल ऑफ एंट्री. This bill is made by, this document is made by importer, and when he will prepare this bill of entry, when the goods or the products have been arrived in the importer's country, and importers have dock officer will be informed to the importers, then importer will make this bill of entry for custom clearance. देखिए, बिल ऑफ एंट्री को बनाने वाला इम्पोर्टर होता है जब गुड्स आ जाएगा उसकी कंट्री में तब, लेकिन बनता क्यों है? फॉर कस्टम क्लियरेंस. जो भी टैरिफ्स, जो भी टैक्स उसको पे करने इम्पोर्टर को, वो सब क्लियर हो सके कस्टम ऑफिस की तरफ से, कस्टम सारे टैक्स वगैरह पे हो सके, सब क्लियर हो सके, ताकि उसको अल्टीमेट गुड्स उसको उसके पास मिल सके, उसको मिल सके. हमने पहले भी आपको बताया था कि जब तक ये कस्टम क्लियर नहीं हो जाता बाय द कस्टम ऑफिसर, उसको उसके कंट्री में गुड्स आ भी जाएंगे तो भी इम्पोर्टर को हैंडओवर नहीं किया जाएगा. और जब तक ये कस्टम के सारे टैक्सेस, सारे पेमेंट्स नहीं हो जाते, वो हैंडओवर इम्पोर्टर को नहीं किया जाता है, भले ही से वो वेयर हाउस में, गवर्नमेंट के वेयर हाउस में या कहीं ऐसे स्टोर में पड़ा रहे. ठीक है, तो इसीलिए कस्टम क्लियरेंस के लिए इस बिल ऑफ एंट्री को बनाया जाता है बाय द इम्पोर्टर. तो ये बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड रहती हैं? नंबर मींस बिल नंबर, उसकी कितनी क्वालिटी है, कितना प्रोडक्ट आया है, उसका क्या प्राइस है, वेट है. जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारी चीज़ें डिटेल्स लिख के फिर वो कस्टम ऑफिस ले जाता है और फिर वो बिल ऑफ एंट्री को वहाँ शो करता है, और फिर अलग अलग ऑफिसर्स के थ्रू, सुपरिटेंडेंट के थ्रू वो बिल ऑफ एंट्री ट्रांसफ़र होते हुए एट लास्ट कस्टम ऑफिसर के पास जाता है और फिर वो उसका पेमेंट करते हैं. आफ्टर द पेमेंट गिवन बाय द इम्पोर्टर, देन द गुड्स और द प्रोडक्ट्स विल बी हैंडेड ओवर टू द इम्पोर्टर.
अब इसमें कह रहे हैं यहाँ बिल ऑफ एंट्री 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए बिल ऑफ, हालांकि एग्जाम्स में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम्स में आता है बिल ऑफ एंट्री, तो आप शॉर्ट वर्ड्स में बस लिखिएगा कि व्हाट इज बिल ऑफ एंट्री एंड व्हेन इट विल बी मेड एंड हु विल बी मेड दिस बिल ऑफ एंट्री, और क्या क्या सारी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स होती हैं। थ्री टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री। फर्स्ट इज बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। शॉर्टली में बता रहे हैं बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन में इसमें क्या होगा, इस बिल ऑफ एंट्री को बनाने वाला इम्पोर्टर होगा, सारे बिल ऑफ एंट्री को बनाने वाला इम्पोर्टर होगा, लेकिन जब गुड्स और प्रोडक्ट्स उसकी सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो, मतलब हमने कोई सामान मंगवाया और वो हम खुद यूज़ करना चाहते हैं, किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना, उससे हमें बिजनेस नहीं करना, खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स या प्रोडक्ट्स होता है, तो इम्पोर्टर अपने नाम से मंगवाएगा। जब ऑफिस में वो कलेक्ट हो जाएगा तो बिल ऑफ एंट्री कस्टम क्लियरेंस करवाएंगे, और कस्टम क्लियरेंस की जो भी पेमेंट है उस पूरा अमाउंट को इम्पोर्टर पे करेगा, और पे करने के बाद ही उसको गुड्स हैंड ओवर किए जाएंगे। तो होम कंजम्पशन मीन्स सेल्फ कंजम्पशन या सेल्फ यूज़ के लिए जब आप गुड्स मंगवा रहे हैं, तो उस केस में आपको पूरा अमाउंट कस्टम का आपको पे करना है, मतलब इम्पोर्टर को। नेक्स्ट इज बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। अगर आपने बिल ऑफ एंट्री कस्टम क्लियरेंस के लिए किया, लेकिन आप बिल ऑफ एंट्री तो शो करेंगे, लेकिन उसका जो अमाउंट है, जो पेमेंट है, वो इम्पोर्टर को पे नहीं करना है। वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि बिल ऑफ एंट्री हमने आपको शो कर दिया, अब हम पेमेंट उसका नहीं करेंगे कस्टम का, ये पूरे अमाउंट, पूरे प्रोडक्ट को आप वेयर हाउस में, बॉन्डेड वेयर हाउस को में स्टोर करवा दीजिए। जब हमें ज़रूरत होगी या जब हमें किसी को मान लीजिए हमने सामान मंगवाया और हम चाहते हैं और हमें किसी को वो चीज़ ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंटरप्राइजेज़ हैं या हमारी कंपनी चल रही है, तो हमने उनके बिहाफ पे सामान मंगवाया दूसरे कंट्री से। अब हमारी कंट्री में जब सामान आ गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको वेयर हाउस में रख देंगे, और जिसके लिए हमने सामान मंगवाया उनको इन्फॉर्म करेंगे कि अब जाके उस वेयर हाउस से आप सामान को या गुड्स को कलेक्ट कर लीजिए। तो जिसके लिए सामान होगा, जो जाएगा वेयर हाउस में उसको कलेक्ट करने गुड्स को, उसको बिल ऑफ कस्टम का अमाउंट पे करना होगा। इम्पोर्टर विल नॉट पे द अमाउंट ऑफ कस्टम्स और टैरिफ्स। दोज पीपल who are actually owner of the goods will be paid the amount of the custom। ठीक है, इम्पोर्टर विल नॉट पे द अमाउंट। अच्छा, एक और बात, बिल ऑफ एंट्री जो होम कंजम्पशन का होता है वो वाइट कलर का होता है, इसकी यही पहचान होती है। अगर वाइट कलर का है तो वो होम कंजम्पशन का है। वेयर हाउस के लिए है, सिर्फ स्टोर करने के लिए, और अल्टीमेट आपको एक्चुअली किसी और को देना है, किसी और को ट्रांसफ़र करना है, तो ये वेयर हाउस वाला जो होता है वो येलो कलर का होगा। जो थर्ड है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री ये एक ऐसा बिल ऑफ एंट्री होता है जिसमें गुड्स एक्चुअली इम्पोर्टर को ही चाहिए होते हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं। जैसे मान लीजिए हमने गुड्स हमारे नाम पे आए, हमने किसी दूसरे कंट्री से मंगवाया और हमने उसको वेयर हाउस में, बॉन्डेड वेयर हाउस में उसको स्टोर करवा दिया। अब जैसे जैसे हमको डिलीवरी मिलेगी, मतलब जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे लोग डिमांड करेंगे, हमको डिलीवरी मिलेगी, हमको ऑर्डर मिलेगा, तो हम वैसे वैसे वहाँ से उस वेयर हाउस से उस सामान को मंगवाएंगे, और जब जब हमें उस सामान को मंगवाएंगे तो हमें वो टैक्स पे करना होगा, मतलब कस्टम वाला अमाउंट पे करना होगा। तो इसको कहते हैं, और ये जो है हमारा ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है वो इसीलिए रखा गया ताकि उसकी बिल ऑफ एंट्री की हम पहचान कर सकें। अगर इसके लिए कंजम्पशन के लिए आप मंगा रहे हैं तो वाइट कलर का होगा, वेयर हाउस के लिए मंगवा रहे हैं तो येलो कलर का, मतलब अल्टीमेट आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है वो गुड्स, और एक्स बॉन्ड वाला होगा तो वो ग्रीन कलर का होगा। इसीलिए अलग अलग कलर की पहचान बनाई गई है ताकि आसानी से उस बिल ऑफ एंट्री को या उस कस्टम के अमाउंट को, पेमेंट को हम समझ सकें। ये आपका स्पेसिमेन है बिल ऑफ एंट्री का, इसको देख लीजिएगा। एग्जाम में तो नहीं बनाने को आता है, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि कहाँ पर किसकी एंट्री होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वेसल मीन्स शिप, शिप पे पैकेजेस, उसका नंबर क्या था, मार्क्स क्या था। मास्टर और एजेंट, एजेंट मतलब जिसके थ्रू ये मंगवाया गया है, क्वांटिटी क्या होगी, यूनिट और अमाउंट, इस तरह से इसमें एंट्रीज होती हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड। अगर आपको याद हो तो हमारा प्रीवियस चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड, उसमें भी हमने पढ़ा था
टर्म्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड, तो किस किस थ्रू के जगह हम डिलीवरी या किस किस के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था। अब एक्सटर्नल ट्रेड में हम किसके थ्रू कर सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑफ बोर्ड में जैसे कि हमने पहले भी इंटरनल में देखा था, इसमें क्या होगा, फ्री ऑन बोर्ड जिसको हम FOB कह रहे हैं, इसमें एक्सपोर्टर की तरफ से सारे पेमेंट होंगे, मतलब लॉस ऑफ रिस्क, बियर ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस, फ्रेट, जितना भी होगा वो चार्जेस कौन पे करेगा या कौन बियर करेगा, एक्सपोर्टर। कहने का मतलब है इंश्योरेंस अमाउंट, फ्रेट अमाउंट, कॉस्ट या रिस्क ऑफ डैमेज या रिस्क ऑफ लॉस या रिस्क ऑफ थेफ्ट, ये सब कौन बियर करेगा, वो एक्सपोर्टर बियर करेगा। अल्टीमेट सारे अमाउंट, सारे पेमेंट एक्सपोर्टर को करने होंगे। अगर हमें गुड्स यहाँ से कहीं दूसरी कंट्री में भेजना है तो रास्ते में अगर हमारा थेफ्ट हो जाता है या लॉस कुछ हो जाता है तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम इंश्योरेंस लेंगे, और इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कौन पे करेगा, एक्सपोर्टर। तो इन शॉर्ट एक्सपोर्टर विल बियर ऑल द रिस्क, बियर और पे द इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। He means exporter will bear the risk of loss, risk of damage or risk of theft. All the amount, all the risk will be bear by the exporter in FOB. Next is cost and freight. Cost and freight में ये कह रहा है जिसको हम CFR कहते हैं। कॉस्ट मीन्स तो समझ ही गए होंगे आप। फ्रेट मतलब भी आप समझते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम कहें, सिंपल लैंग्वेज में तो उसको कहते हैं भाड़ा, है ना। तो अकाउंट्स में शायद आपने पढ़ा भी होगा और उसकी एंट्री भी किया होगा, फ्रेट चार्जेस ना। तो कॉस्ट एंड फ्रेट में यहाँ पर एक्सपोर्टर जो भी फ्रेट होगा, जहाँ पर भी जिस शिप हमारी जाएगी, अगर मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री, तो वहाँ बीच में जो रुकेगी, तो रुकने में, लाने में, जाने में जो भी फ्रेट चार्जेस होंगे, जो भी कॉस्ट होगी, वो कौन बियर करेगा, एक्सपोर्टर। लेकिन जैसे ही इम्पोर्टर कंट्री या उस डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचती है, उसके बाद कोई भी रिस्क या लॉस या डैमेज होता है तो कौन बियर करेगा, इम्पोर्टर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि एक्सपोर्टर एक्सपेक्टेड टू पे द कॉस्ट एंड फ्रेट टू ब्रिंग द गुड्स टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन इन द इम्पोर्टर्स कंट्री। आफ्टर दैट इम्पोर्टर बियर्स द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू गुड्स। मतलब इम्पोर्टर कंट्री और डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो भी कॉस्ट ऑफ फ्रेट है वो एक्सपोर्टर बियर करेगा। उसके बाद अगर कोई लॉस या रिस्क होता है या कुछ होता है गुड्स या प्रोडक्ट्स में, तो इम्पोर्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड ही विल बियर ऑल द रिस्क। ओके, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट वाला जो फ्री ऑन बोर्ड हमने पढ़ा वो इसी के जैसा है। CIF हम इसको कहते हैं। C मीन्स कॉस्ट, I मीन्स इंश्योरेंस एंड F फॉर फ्रेट। इसमें कह रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, फ्रेट चार्जेस एंड कॉस्ट चार्जेस, तीनों को कौन बियर करेगा, एक्सपोर्टर बियर करेगा। जितने भी लॉस, जितने भी रिस्क सब होते हैं वो, तो इसमें एक्सपोर्टर विल बियर ऑल द रिस्क एंड द डैमेजेस एंड द लॉस ऑफ कॉस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड फ्रेट। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी के जो भी खर्चे आते हैं, फ्रेट चार्जेस, सब कुछ बियर कौन करेगा, एक्सपोर्टर बियर करेगा। लेकिन जैसे ही डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचता है इम्पोर्टर, उसके बाद से लॉस और डैमेज का। इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि जैसे ही गुड्स हमारा बुक होता है या जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है इम्पोर्टर की तरफ से, तो एक्सपोर्टर पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम ये सब चार्जेस इंक्लूड करेंगे। मतलब अगर जो भी प्राइस है उसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी, फ्रेट चार्जेस, इसको मिलाकर हम ये चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि पे तो हमें ही को करना है, तो ये भी इंक्लूड रहता है इम्पोर्टर की तरफ, मतलब इम्पोर्टर ही पे करेगा। तो एक्सपोर्टर ये सारे रिस्क को बियर करता है। तो ये था हमारा टर्म्स यूज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड, क्या क्या किस किस थ्रू के जगह हो सकता है मेरा। नेक्स्ट है हमारा WTO, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अक्सर इससे क्वेश्चंस लॉन्ग में बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता ही है अक्सर कि व्हाट इज़ WTO, ये शॉर्ट में बन जाता है कि व्हेन विल द WTO वाज इस्टेब्लिश्ड। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, इसको हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बात इसमें है बुक में आपके कि इट वाज इस्टेब्लिश इन 1 जनवरी 1995। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि 1 जनवरी 1995 या 1 जुलाई 1995 को इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपके क्लियरेंस के लिए बता दें कि WTO वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1 जनवरी 1995। तो नो डाउट विल बी देयर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अगर आपको किसी और बुक में कोई और डेट मिलती है तो डाउटफुल मत होइएगा, डेट इसकी स्टैब्लिश होने की 1 जनवरी 1995 है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज WTO, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड द फीचर्स और द नेचर ऑफ WTO। देखिए पीछे आपके इसी बुक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीछे आपके दिया हुआ है कि ये देखिए MCQ में WTO was established on 1 जुलाई 1995, 1 जनवरी 1995, दो और ऑप्शन है और लेकिन इसमें मतलब जो करेक्ट आंसर दे रहा है वो है 1 जुलाई 1995। इट इज़ रॉन्ग, इसको मत कंसीडर करिएगा प्लीज़, इट इज़ रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज़ 1 जनवरी 1995। उसको हम नेक्स्ट टर्न पे समझेंगे। एक इम्पॉर्टेंट थिंग और बता दें हम कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल एग्जाम्स, मे बी इट विल बी हेल्ड 18 or 20 of Feb. So be prepared and make your notes of all the subjects completely. Okay.